What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी IQ. देखिए कोट कितनी शानदार है. डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वो उसी डाली पर बैठता है क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है. ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं. एग्जाम की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, पर लेकिन क्या रहता है, पता नहीं यार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. उस टाइम पर आप लोगों को यह लगना चाहिए कि कुछ भी हो जाए सिलेक्शन मेरा ही होगा. अगर उस तरीके का कॉन्फिडेंस है तो आप बिल्कुल इस परिंदे की तरह हैं. उसी सिचुएशन से मतलब नहीं है कि सिचुएशन क्या है, डाली टूटेगी या नहीं टूटेगी. उसको पता है अगर डाली टूटेगी तो मैं उड़ना स्टार्ट कर दूंगा. तो डाली का बेस उसके लिए कुछ नहीं है, असली बेस है उसके खुद के पंख, जिसके ऊपर उसको इतना ज्यादा भरोसा है कि डाली के टूट जाने के बाद भी वो आराम से अपना वेट को अपने आप को संभाल पाएगा और गिरेगा नहीं. तो इसी तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए. आपको सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है. अपने हिसाब से अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि कोई भी सिचुएशन होगी मैं टैकल करके ले जाऊंगा. तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस अगर आप में रहेगा तो लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे और जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसको आराम से प्राप्त कर ले जाएंगे. तो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो. ओके, तो आज 17 जुलाई है. देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं. और ये यहाँ पर पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और खासकर यूपीएससी के लिए अगर मैं बात करूँ तो इस पर 5000 का डिस्काउंट भी चल रहा है. तो ये जो कोर्स बनाए गए हैं ये भूमिका मैम के द्वारा, गौरव सर के द्वारा और महिपाल सर के द्वारा बनाए गए हैं. और अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर एसएससी के लिए भी 30% का डिस्काउंट चल रहा है. तो अगर आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी से भी रिलेटेड, आप टैबलेट या फिर पेन ड्राइव का कोर्स खरीद सकते हैं. ये फर्स्ट वाला आर्टिकल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में बात किया गया है. ये क्या होती है? ये एक ऐसी किलिंग होती है जब किसी पर्सन को कोर्ट में ले जाए बिना, जुडिशियल प्रोसेस चलाए बिना उसको मार दिया जाता है. खासकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एनकाउंटर जब किसी का होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग. और ये केस बहुत ज्यादा होते हैं कई सारे स्टेटों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट जो वाले स्टेट है हमारे, वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. और किसकी वजह से? जिसको बोलते हैं हम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट. तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की वजह से भी बहुत सारे इस तरीके के प्रोसेस देखने को मिलते हैं. तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रोल आ जाता है इसी जगह पे. यहाँ पर देखिए होता क्या है, नॉर्मली बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग होती है इसकी वजह से आसपास वाले एरिया जितने होते हैं, जम्मू और कश्मीर ले लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया ले लीजिए, वहां पे क्या होता है, प्रोटेस्ट होता रहता है. इसकी वजह से कई बार तो हंगर स्ट्राइक भी चलती रहती है कि किसी भी तरीके से इसको आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है इसको हटाओ. ये कैसा एक्ट है? ये एक ऐसा एक्ट है कि हमारी जो आर्म फोर्स है उनको एक पावर दे दी जाती है. अगर कुछ भी ऐसे जिन एरिया में थोड़ा डिस्टर्बेंस है वहां पे इनके पास में पावर रहती है कि ये आराम से अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं. मतलब अगर कोई भी सिचुएशन है तो ये किसी को भी शूट कर सकते हैं और उनसे ज्यादा पूछताछ भी नहीं होगी. तो एक इंडिपेंडेंसी रहती है डिस्टर्ब एरिया में जिससे कि इनकी प्रोटेक्शन हो सके. वरना ये गोली चलाने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि चलाएं या ना चलाएं, फिर क्या होगा, वो एरिया जो भी है वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इस तरीके की पावर दे रखी है. पर लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि इन पावर का गलत यूज भी होता है. यह आर्टिकल में बताया जाता है. तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है कई बार, जिससे कि बिना प्रोसेस के तहत एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके हिसाब से अगर प्रोसेस देखा जाए तो उस तरीके से जो सबको दंड मिलना चाहिए. अगर कुछ भी किसी ने कोई किसी भी तरीके का एक गलत काम किया है तो उसके हिसाब से प्रोसेस होके उसको डेथ मिलनी चाहिए. पर लेकिन जो इस तरीके की किलिंग होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो उस पर किस तरीके से रोक लगाया जाए उसी के बारे में जो कोर्ट है वो फटकार लगा रहा है गवर्नमेंट पे, और खासकर जो ह्यूमन राइट कमीशन के इशू है उन पर भी फोकस देने के लिए बोल रहा है. तो ये आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. यहाँ पर ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा लिखा गया, पुलिसिंग के बारे में है. ये किस तरीके से आज की डेट में अगर देखा जाए हमारी पुलिस के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है जिस तरीके के उनके सामने प्रॉब्लम आज की डेट में खड़ी हुई है. तो उसी तरीके से बोला गया ये ऐसी सिचुएशन हमारी पुलिस के सामने नहीं है, कई सारी कंट्री ऐसी सिचुएशन झेल रही है. तो कंपेयर करके कई सारे इश्यूज डिस्कस किए गए यहाँ पर और अच्छे से यहाँ पर कई सारे सोल्यूशन भी बताए गए हैं. तो इस आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखेंगे. ये जो नीचे वाला आर्टिकल है यहाँ पर टीबी से रिलेटेड है, खासकर बच्चों में. और खासकर यहाँ पे जो बात बताई गई है वो बोला गया है कि जो आज की डेट में बच्चों में जो ट्यूबरकुलोसिस बढ़ रही है वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच रही है. और उसका मेन रीजन क्या बताया यहाँ पे? मेन रीजन ये बोला गया है कि वो जो मान लीजिए किसी बड़े को टीबी है घर में, तो अगर बच्चा उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी वजह से मैक्सिमम केसेस देखने को मिलते हैं. तो ये केसेस आए निकल के जिसकी वजह से एक स्टडी के तहत ये इस तरीके का रिजल्ट सामने आया. तो देखिए इस तरीके के तो कम से कम सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं आराम से अगर हम थोड़े भी अवेयर रहें. तो उसके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर. ये वाला आर्टिकल फिर दार्जिलिंग से रिलेटेड है. जिस तरीके से दार्जिलिंग में आज की डेट में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, ये अलग स्टेट के लिए एक्चुअली फिर से बता देता हूँ एक बार, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा. दार्जिलिंग वाला जो एरिया पड़ता है ये यहाँ पर पड़ता है.
ये वाला एरिया पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले एरिया में हो क्या रहा है एक्चुअली, कुछ दिनों पहले जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, बंगाली जो लैंग्वेज है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की पूरे स्टेट में, पर लेकिन इस वाले एरिया ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे, तो अलग स्टेट की मांग करने लगे। तब से लेके वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अब क्या निकल के आ रहा है, पिछले कुछ आर्टिकलों में भी हमने देखा है, ये नई डायरेक्शन निकल के आ रही है कि अपना एक ओधा बनाने के लिए जो लीडर होते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कोई लोकल लीडर है, वो अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए खासकर इस तरीके के प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब लोकल लेवल पे उतना एग्रेसिव होता नहीं है जितने वहां के लीडर बना देते हैं, अपना एक वोट बैंक बनाने के लिए आप लोग बोल सकते हैं। और खासकर पिछले कुछ आर्टिकलों में हमने देखा था बच्चों को भी लाया गया है सामने प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात थी, वो भी क्रिटिसाइज किया गया था उस टाइम पर। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटी हो रही है तो उन पर केस चलना चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि देखिए जो दार्जिलिंग वाला इशू है वो एक तरीके से चेंज होता जा रहा है, पहले जो था वो एक अलग इशू था, लेकिन अब जो है वहां के जो लोकल एरिया के जो लीडर हैं वो उसको भुनाने में तुले हुए हैं, तो इसलिए उसको मेंटेन किए हुए हैं, मतलब उसको खत्म ही नहीं होने दे रहे हैं, बिना किसी बात के भी उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो देखिए ये तो कोई नया इशू नहीं है, ये तो कहीं पर भी देख लीजिए आप लोग, मुजफ्फरनगर के दंगे को देख सकते हैं, कोई भी इस तरीके का इशू देख लेते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो उसको भुनाने में तुल जाते हैं हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि जो पूरा फंडा घूमता है वो हमारा घूमता है वोट बैंक के ऊपर। बस सीधा सीधा ये रहता है किस तरीके से वोट बैंक अपने हिस्से में लाया जाए। तो इसीलिए जब भी कोई छोटे छोटे इशू होते हैं, तो अगर हम लोगों को इससे उबरना है तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी, ना कि पॉलिटिशियन के हाथों की कठपुतली बनकर हम लोगों को रहना पड़ेगा। तो अगर हम लोग अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अगर काम कर रहे हैं तो इस तरीके के इशू को काफी हद तक कम किया जा सकता है और सोसाइटी में पीस और हार्मनी बनाई जा सकती है। तो ये आर्टिकल उससे रिलेटेड था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये वाला। यहाँ पर जिस तरीके से आज की डेट में फूड ग्रेन जो वेस्ट होता है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, कितने आदमी भूखे सोते हैं हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में आज की डेट में, किस तरीके से फूड जो कोल्ड स्टोरेज चेन है अगर उसको बना के चला जाए तो कितना ज्यादा फूड बचाया जा सकता है। तो काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर, आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर, खासकर जो आप लोग राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में और एस्से वगैरह में। ये वाला आर्टिकल तो लेटर टू एडिटर रहता है, तो कुछ काम का नहीं है ये वाला आर्टिकल। यहाँ पर जो नीचे वाला साइड वाला आर्टिकल है यहाँ पर देखिए, हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है ना, 8 नवंबर की शाम से स्टार्ट हो गया, 9 की सुबह से जो भाषण आया था मोदी जी का, तो उसके बाद में क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो आर्टिकल में क्या बोले, तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसके तहत बोला गया है कि आज की डेट में जितना डिमोनेटाइजेशन की वजह से डिजिटली यूज करने लगे हम लोग, कार्ड यूज करने लगे हैं और भी कई सारे जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है वो यूज करने लगे हैं, तो ये जो आया है इतनी ज्यादा रफ्तार आई है, ये बोले डिमोनेटाइजेशन की वजह से आया है, वरना हम 3 से 4 साल पीछे चल रहे थे। जो आज की डेट में लगभग 3-4 महीनों में हो गया है वो आने वाले 4-5 सालों में होता, 3-4 सालों में होता, जो कि इतनी जल्दी हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो है, पर लेकिन अगर देखा जाए आज की डेट में जब से जीएसटी आया तो जीएसटी ने जो डिजिटल पेमेंट है उस पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो वो और ज्यादा टफ हो गया है। तो वो भी आर्टिकल अगर हम लास्ट वाले आर्टिकल जो हम लोगों ने देखे थे उसको भी देखें अगर हम इसके साथ में कंबाइन करके, एक साइड में तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग क्या करो, कैशलेस इकोनॉमी बनाओ, दूसरी साइड में क्या कह रही है, कैशलेस पे टैक्स भी लगा रही है। आज की डेट में जो कार्ड यूज करना है उस पर भी टैक्स ज्यादा बढ़ गए हैं जब से जीएसटी आया है, और ऊपर से ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजैक्शन में भी टैक्स ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम ही आज की डेट में महंगा हो गया जब से जीएसटी आया एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम। तो देखिए क्या बोला जाता है, ये तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी वाली बात होगी। एक तो साइड में आप लोग बोलते हैं कि डिजिटल मीडिया में सबको लेके आना है, सबको मैक्सिमम सबके अकाउंट होने चाहिए, सबको ये यूज करना चाहिए एक बैंकिंग सिस्टम, ऊपर से क्या कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को महंगा बना रहे हैं। तो ये तो जीएसटी के दौरान आप लोगों को सोचना चाहिए था। जिस तरीके से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि कितनी पॉपुलेशन आप लोग बैंकिंग सिस्टम में लेके आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की लोग आप बात करते हैं, पर लेकिन उस लेवल पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि जो आम आदमी है वो भी एक अपने आप, आपको फोर्स ना करना पड़े, अपने आप बैंकिंग सिस्टम में आ जाए। अगर इस तरीके से करेंगे तो लोग बाग क्या करेंगे, फिर से कैश यूज करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा इशू। ये वाला आर्टिकल फिर से वही है, चाइना और जो इंडिया का स्टैंड ऑफ बना हुआ है जो भूटान वाले एरिया में, चुम्बे वैली वाले एरिया में, तो उसी वाले फिर से आया कि वही किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो वही सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए एक तो नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस होती है, ठीक है ना, एक होता है जो जिसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR। तो ये है आज की डेट में जो कि मेन रीजन है जिसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब हम कोई दवाई लेना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए नॉर्मल समझाता हूं, जैसे मान लीजिए नजला जुकाम हो रखा है, ठीक है, आपने दवाई ली, ठीक है ना, कुछ टाइम तक वो दवाई ली आपने, नजला जुकाम कंटिन्यू है, उसने आपने छोड़ दी, फिर आपको वो काफी लंबे समय तक कंटिन्यू हो गया है, तो फिर से आपने वही दवाई लेनी स्टार्ट कर दी पुरानी, पर लेकिन अब क्या करेगी, वो असर करना बंद कर देगी। क्यों, क्योंकि वो अब इतने लेवल पे पहुंच चुका है, जो आप फर्स्ट लाइन वाली ये दवाई ले रहे हैं ये उस पर असर करना बंद कर देगी। ये क्या होती है, मैक्सिमम जो लापरवाही होती है, कई बार तो
जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से होता है, डॉक्टर की लापरवाही से होता है, और एंटीबायोटिक जो यूज करते हैं उनकी वजह से भी होता है। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डिसीज बन जाती है। मतलब जो फर्स्ट लाइन दवाई थी जिससे पहले लेने से मतलब हमारी बीमारी ठीक हो जाती थी, अब वो उसको लेने से ठीक नहीं होगी। एक्चुअली होता क्या है, ये इसी तरीके से देख सकते हैं। आज पहले जो मच्छर आया करते थे नॉर्मल, अगर मोर्टिन कोयल कोई भी आप लगा देते तो भाग जाते थे, पर लेकिन आज की डेट में एक हाई पावर भी लगाते हैं तो उससे भी नहीं भागते हैं, वो भी एक तरीके से रजिस्ट करने लगे हैं। जो आपके लोगों के कोयल वगैरह या मोर्टिन जो भी आप लोग जलाते हैं उसको रजिस्ट करने लगे हैं। तो ये जस्ट एक कंपेरेबल एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो इसको आप समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी रजिस्ट करने लगती है। जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती है उसको लेने से अब हमारी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती है, तो वो बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 76,000 बच्चों पर टेस्ट किया गया और उनमें से 5,500 बच्चों को टीबी पाया गया, और जिनमें से लगभग 9% को पाया गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। बहुत ही लार्ज स्केल पे अगर इस तरीके की बीमारी और भी बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और खासकर देखिए, अगर कोई भी बीमारी बूढ़ों को या बड़ों को होती है तो समझ में आती है, मतलब उनको होगी तो कुछ टाइम के बाद में, मतलब एक लाइफ टाइम रहता है तो खत्म हो जाएगी। पर लेकिन अगर बच्चों को होती है तो वो साइकिल बन जाती है, और वो साइकिल फिर टूट नहीं पाती है, वो बहुत ही गलत हो जाता है। तो ये सबसे जो फोकस किया गया यहाँ पर, उसी के बाद में आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। वो जो साइकिल बन जाती है, जो एक चेन बन जाती है, तो उसको तोड़ने वाली बात होती है। अगर बड़ों से अगर घर में किसी को टीबी है, और टीबी जो आप लोगों को पता ही है, टीबी अगर आसपास वाला इंसान कोई रहता है उसको भी हो जाती है, तो उससे अगर बच्चों में लग रही है तो एक साइकिल बन जा रही है। तो किस तरीके से इस साइकिल को तोड़ा जाए, तो वो तो हम लोगों की समझदारी है। अगर किसी को घर में टीबी है तो उसको थोड़ा साइड में रखा जाए, उसकी देखरेख अच्छे से की जाए। ऐसा नहीं है बच्चों को आसपास में रखा जाए, तो वो बात बोली गई है यहाँ पे। इसके लिए क्या बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या सजेशन दिए गए हैं, और हाँ, सॉल्यूशन की तो बाद में बात की जाएगी। पहले तो अभी ये भी नहीं पता है कि कितने बच्चों को है एक्चुअल में इंडिया में, अभी तक ये भी ढंग से एक एस्टिमेशन नहीं लगाया जा रहा। तो सबसे बड़ा वरिंग फैक्टर तो यही है कि पता चले कि कितना है। इसके अलावा क्या बोला गया कि लिमिटेड टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जितने लेवल पे होना चाहिए उतने पे नहीं हो रहे हैं। और जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके बाद में उसके बारे में भी देखा जाए, रिवाइज किया गया। इसको रिवाइज क्यों किया गया, रिवाइज इसलिए किया गया क्योंकि जो फर्स्ट लाइन दवाई है उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया गया है। तो स्टडी के हिसाब से 2015 की ये बताया गया कि 600 चिल्ड्रंस है, उन पर टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव पाए गए। ठीक है, वो तो 10% अगर उनमें से देखा जाए तो ये मेडिसिन का नाम दिया गया है यहाँ पे रिफाम्पिसिन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, मतलब पहले ये दी जाती थी, तो ये तो अब वर्क करना बंद कर दिया है इसने। ठीक है ना, तो इस तरीके की मेडिसिन जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती थी उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया, और जो दवाई पहुंच गई है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस से पहुंच गई है। तो ये सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है, हमारा फेलियर ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम है कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए, अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता है, देखिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम चीजों को प्रिवेंट कर लेते हैं, अगर क्योर की सिचुएशन तक नहीं पहुंचते हैं, तो प्रिवेंशन में कितना ज्यादा फायदा रहता है। एक तो जो गरीब आदमी है अगर वो प्रिवेंट कर लेता है तो आराम से उसको डिसीज को क्या रहेगा, आराम से देखिए सबसे बड़ी बात होती है मनी की, तो मनी फैक्टर जो रहता है अपना आराम से मनी सेव कर पाएगा। ऊपर से अगर ज्यादा डिजीज बढ़ जाती है तो हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, और जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको डगमगा देती है, और इम्यून सिस्टम खराब होने से एक डिसीज के साथ साथ में 4-5 डिसीज और लगनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो सीधा सीधा फंडा यही है कि प्रिवेंशन रखो, क्योर तक ना पहुंचने दो बीमारी को किसी को भी। ओके, तो बोला क्या जा रहा है यहाँ पर एक्चुअल में, देखिए जितनी बीमारी हो रही है मैक्सिमम कांटेक्ट में आने के, जो बच्चे कांटेक्ट में आते हैं एडल्ट के, उनकी वजह से हो रही है, खासकर हाउस होल्ड में। और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो उन्होंने क्या बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखिए हमेशा जितनी भी यूएन की बॉडी है ना मैक्सिमम, या फिर वर्ल्ड बॉडी है ये क्या करती है, एक इस तरीके का जनरल प्लान देती है जिससे हर एक कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा सके, और एक जनरल जो पॉपुलेशन है हम लोगों की, हमारे जो सिटीजन है, उनको अच्छे से देख रेख की जाए, चाहे वो राइट से रिलेटेड कोई एक्ट हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई एक्ट हो, या फिर ट्रेड से रिलेटेड कोई एक्ट हो। तो इनका हमेशा इस तरीके के एक्ट रहते हैं कि एक जनरल लेवल पे हर एक कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा सके। तो उन्होंने भी यही बोला कि पहले जो कटिंग, जो ये चेन आपकी जुड़ी हुई है, पहले बच्चों को फिर बूढ़ों को जो उससे जुड़ी हुई है, तो उसको किसी तरीके से पहले उसको कंट्रोल करो आप लोग, तब जाके ढंग से इस बीमारी को भी आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा अभी, जो पुरानी गाइडलाइन थी और फिर उसके बाद में चेंज होकर जो नई आई है, जो रिन्यू वाली करके आई है नेशनल पॉलिसी जो थी टीबी को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी ब्रीच किया जा रहा है, मतलब उल्लंघन किया जा रहा है, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। पहले वाली तो इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा था, इसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो फिर तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी तो होगी। तो इसलिए और क्या बात बोली जा रही है यहाँ पे, और ये बोला जा रहा है कि 2010 में अगर देखा जाए तो उस टाइम पर बात की गई थी कि बच्चों को डोज दो ढंग से अच्छे से, तब टीबी को कंट्रोल किया जा सकता है, रिवाइज डोज दो अच्छे से। पर लेकिन बहुत सारे स्टेट में तो अवेलेबल ही नहीं मिली। हमारे जो स्टेट है आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो 6 स्टेट है लगभग, ठीक है ना, तो ये दवाई मिलती नहीं है बहुत सारे स्टेटों में। तो मतलब हमारे यहाँ पे एक तरीके से
फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम हर एक एरिया में देखने को मिलती है। अभी हम चल के एग्रीकल्चर वाला इशू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, तो उसमें भी आप लोगों को वही देखने को मिलेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारे यहाँ हर एक एरिया में देखने को मिलती है। तो इसीलिए घूम फिर के सबसे ज्यादा मुद्दा आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से होने चाहिए। और देखिए पीडियाट्रिक बोला जाता है, बाल चिकित्सा, अगर उनको फिक्स डोज नहीं दिया जा रहा है बच्चों को, तो वो भी सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और ये तो सीधा सीधा अनएथिकल है, क्योंकि वो उनकी लाइफ से रिलेटेड है। अभी तो बच्चे ही हैं, अभी आगे चल के उनकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है और उनको ही डिनाई किया जा रहा है, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो फिर ये बहुत ही मतलब जिसके ऊपर बोलते हैं कि देखिए अब बच्चे जो बोला जाता है उनका भविष्य बोला जाता है किसी भी कंट्री का। अगर बच्चों को ही आप लोग ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, पहली माल न्यूट्रिशन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, अंडरवेट पाए जाते हैं, ढंग से एक तरीके से अगर देखा जाए प्रेग्नेंट वुमेन को भी ढंग से देख रेख नहीं की जाती है। काफी बार हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऐसी है जो कि खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर से इशू से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी है पर लेकिन कई बार क्या होता है पॉलिसीज भी अवेलेबल है गवर्नमेंट की, पर लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि इस तरीके की पॉलिसी भी अवेलेबल है। तो कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम पे भी अच्छे से फोकस देकर चलना चाहिए। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम और आप भी मिलकर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जो भी यहाँ से न्यूज इन्फॉर्मेशन पता चले तो आसपास में उसको शेयर कर दिया कीजिए, ओके। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सुनते हैं उसको शेयर किया कीजिए लोगों से, ठीक है, जिससे सबको पता चलेगी क्या क्या चल रहा है आज के डेट में सोसाइटी में और सब अवेयर हो सके। तो देखिए ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो पुलिसिंग से रिलेटेड है। तो पुलिस का क्या चक्कर होता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये R.K. राघवन जी हैं, ये मैक्सिमम पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं और काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल आप लोगों को इनके देखने को मिलेंगे जो ये आर्टिकल लिखते हैं। खासकर मतलब किस तरीके से पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस तरीके से पुलिस की वर्किंग होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी में पुलिस की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके ऊपर इनके सारे आर्टिकल मिलते हैं हम लोगों को। तो ये फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर भी हैं, तो इसलिए और अच्छे से नॉलेज है इनको इस सब इश्यूज की, तो ये अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो यूएस पुलिस की बात की गई है। यूएस पुलिस भी कई तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है और खासकर इंडिया भी उसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो यहाँ पर फोकस किया गया रेस, पुलिस ट्रेनिंग और द गन, तो इनके ऊपर फोकस किया गया। आगे क्या बोले, सबसे बड़ी बात जो बोली गई है वो है हर एक कंट्री में अगर देखने को मिलेगा वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है कई बार पुलिस। क्यों? क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन है वो उसको अपने हिसाब से यूज करता है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है तो किस तरीके से पॉलिटिशियन को कंट्रोल करके चलना है जिससे कि इस तरीके की सिचुएशन ना बन पाए, ओके। तो ये बात हमेशा निकल के आती है। तो देखिए आगे क्या बोला गया है आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक तो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए पुलिस में, ठीक है ना, प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी बननी चाहिए उनकी मैक्सिमम पुलिस की। देखिए हम लोगों ने दृश्यम मूवी भी देखी है, तो दृश्यम मूवी में जिस तरीके से अजय देवगन बोलता है कि जैसे पुलिस डे बनाते हैं, कोई भी इस तरीके का डे सेलिब्रेट करते हैं, वो एक दिन के लिए ही, क्योंकि पुलिस और जनता के बीच में एक दोस्ती का भाव बनना चाहिए, वो तो हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इसी तरीके से कितना ज्यादा उसको एक्सेप्ट करते हैं। आजकल पुलिस का नाम सुनते डर जाते हैं सब कि यार पता नहीं क्या केस डाल देंगे, फालतू में दुनियादारी जुड़ी रहेगी। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है पुलिस की अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में। तो एक प्रोफेशनलाइज्ड पुलिस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से यूज कर ले किसी भी कोई भी सिचुएशन को। खासकर मतलब कई सारी कंडीशन बोली गई है। इसके अलावा जो अच्छा आर्टिकल ये लिखा गया है, ये बोला गया कि पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे दबाव रहते हैं और पुलिस भी एक तरीके से जितना इक्विपमेंट उनको मिलना चाहिए, जिस तरीके की फैसिलिटी उनको नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो गलती पुलिस की भी नहीं है, गलती सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो घूम फिर कर निकल के आती है। आगे क्या बोल रहे हैं कि एक तो वैसे ही पुलिस की इमेज हमारे यहाँ पर अच्छी नहीं है, पर कुछ डायनामिक जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ करना चाहते हैं तो बाद में रिलेक्टेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता चलता है कभी तो कभी तो मतलब ट्रांसफर कर देते हैं उठा के। कभी क्या देखिए सिचुएशन क्या रहती है, अगर कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स आगे कुछ करना चाहता है तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि यार कल को क्या होगा, अगर कुछ भी थोड़ी मोटी भी गड़बड़ हो गई तो सीबीआई का केस उनके ऊपर चल जाएगा, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेंस जो कोई भी इन्फोर्स जो डायरेक्टर है उस तरीके से कोई भी एजेंसी है उनके ऊपर केस चलाना स्टार्ट कर देगी। तो कंडीशन क्या आती है, हर एक डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट में अगर देखो तो एक डिसीजन बन गया है। क्या डिसीजन बन गया है कि डिसीजन न लेना, डिसीजन न लेना, सब लोगों ने डिसीजन बना लिया है। एक पॉलिसी पैरालिसिस भी आ जाता है इसकी वजह से। मतलब क्या होता है, अपना डिपार्टमेंट में बैठे रहो, अपना ड्यूटी करते रहो, डिसीजन लेने की जरूरत ही क्या है। अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई आगे चल के केस भी नहीं चलेगा। इसी तरीके की प्रॉब्लम हमको कहां देखने को मिली थी, बैंकिंग में देखने को मिल रही थी। बैंकिंग सिस्टम में क्या था, बैंकिंग सिस्टम में भी यही था, हम किसी को भी लोन प्रोवाइड नहीं करा रहे आज की डेट में। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी बैंकिंग सिस्टम में पैरालिसिस देखने को मिल रहा था। तो सिस्टम क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे, क्योंकि बाद में अगर मान लीजिए वो लोन बैड लोन बन गया तो क्या होगा, निकल के बाद में वही निकल के आएगा ना कि इसने अपने सगे संबंधी को, अपने यार दोस्त को लोन दे दिया है, तो इस वजह से उन्होंने लोन भी देना बंद कर दिया। तो घूम फिरकर वही बात निकल कर आती है कि किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। बात वही आती है वरना निकल के कि देखिए अगर प्रॉब्लम फिर ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी, वरना अगर पैरालिसिस इस तरीके से हो गया। क्योंकि देखिए हर कोई अगर नया नया किसी डिपार्टमेंट में आता है तो वो अच्छे डिसीजन लेने की सोचता है, लेकिन अगर उसको अच्छे डिसीजन लेने के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा तो वो डिसीजन लेना बंद कर देगा।
अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे दो बातों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे दो बातों पे फोकस दिया गया, किस तरीके से मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर और किस तरीके से जो क्राइम है उसको कंट्रोल करना है। तो देखिए क्राइम भी कंट्रोल करना और ये मेंटेन भी करना है, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या है, एक प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा पुलिस के अंदर। पर कई बार कई बातें और देखने को मिलती है। देखिए एक तो आर्बिट्रेरीनेस, मतलब मनमानी भी की जाती है पुलिस के द्वारा। इसके द्वारा कई बार क्या रहते हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं कि वर्क तो अच्छे से करना चाहते हैं पर लेकिन उनको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाती है। ठीक है, फिर वही बात आती है घूम फिर के निकल के। तो अच्छे माइंडसेट के इंसान भी लेके आना चाहिए, किस तरीके से सोसाइटी के साथ में अगर कोई किस तरीके, देखिए आज की डेट में जो टेररिस्ट की एक्टिविटी है वो भी चेंज हो चुकी है, तो इनके पास में टेक्नोलॉजी भी नहीं पाई जाती है। जिस तरीके से साइबर क्राइम आ रहे हैं और ये लंबी सी नाली की बंदूक लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है, तो फैसिलिटी नहीं है। और जो ट्रेनिंग का पीरियड अगर देखा जाए, ट्रेनिंग भी आज की डेट में भी उसी तरीके से हो रही है। क्या करते हैं ट्रेनिंग में, कुछ भी नहीं सिखाते हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके का आज की डेट में क्राइम का लेवल हो चुका है, उसके लेवल पे कुछ भी नहीं सिखाते हैं। क्राइम जिस तरीके से आज की डेट में सोसाइटी में बढ़ता हुआ जा रहा है, आज की डेट में जो क्रिमिनल है वो इतने इंटेलिजेंट है, आज की डेट में पढ़े लिखे आदमी क्रिमिनल बन रहे हैं। और जो पुलिस का लेवल है, एक तो एजुकेशन लेवल वही रखे हुए है, ऊपर से ट्रेनिंग, चलो एजुकेशन लेवल को छोड़ दिया जाए, ट्रेनिंग के दौरान तो कम से कम उस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो जिस तरीके का उनके सामने प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, उसको थोड़ा समझ सके, उसको टैकल कर सकें। तो ऐसा कुछ नहीं है, डंडे रहते हैं और एक वो लंबी नाली की बंदूक रहती है, तो वो चीज़ें दे रखी है खासकर बहुत सारे स्टेटों में। तो ये भी इस तरीके की बातें भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कई सारे आर्टिकल में भी ये बातें निकल कर आती है। देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है और उस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं है हमारी वाली पुलिस के पास में, डंडे लेकर घूमते हैं आज की डेट में भी। एक कॉन्सेप्ट की और बात कर रहे हैं यहाँ पे, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। अगर देखा जाए तो कभी कोई सबूत मिलेगा, उसके बेस पर हम लोग आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो एक ट्रेडिशनल टाइप की अप्रोच है ये। आज की डेट में क्या होना है, इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए, इंटेलिजेंस का जमाना है और इंटेलिजेंस के बेस पे हम लोगों को वर्क करना चाहिए। और इंटेलिजेंस और मैन पावर दोनों को काम साथ में लेके आना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर कोई सबूत मिलेगा, अगर कोई गवाह मिलेगा, उसके बाद में प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, उस तरीके से चल चुका काम। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रिडिक्शन एंड द प्रिवेंशन होना चाहिए, मतलब कि कौन आदमी कोई क्या क्राइम कर सकता है। जिस तरीके से मान लीजिए क्या होता है मैक्सिमम, अगर किसी लीडर की कहीं पर विजिट होती है, जिस तरीके से बनारस में मोदी जी विजिट करने जाते हैं कई बार, तो उस आसपास के जो एरिया के गुंडे, जो लोकल गुंडे हैं, उस तरीके के जो हिटर सिटर हैं, तो उनको क्या कर लेती है पुलिस, हमेशा उठा लेती है। तो आप लोगों को भी इस तरीके पहले से ही प्रिडिक्शन लगाना चाहिए और प्रिवेंशन पे फोकस करके चलना चाहिए। ये नहीं कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी लगे चले रहे हैं कि आज ये हुआ है कल वो होगा, उसके बाद में फिर आगे ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब चीज़ों को समझ के चलना चाहिए और एक प्रोफेशनलिटी लेके आनी चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म लेके आना चाहिए। यानी कि पुराने ठर्रे पर ही अब तक भी काम चल रहा है। तो आज की डेट में जिस तरीके से चेंज हो रही है सारी सिचुएशन, इनको भी उसी तरीके से, पुलिस को भी उसी तरीके से चेंज करना चाहिए। अगर क्रिमिनल एक्टिविटी को आप सोसाइटी में कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी सोसाइटी को एक सेफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी है उसमें भी आगे क्या बोल रही है, उसमें भी आगे प्रिडिक्शन और द प्रिवेंशन की बातें करनी चाहिए। और जहां पर कोई क्राइम हो रहा है, हॉट स्पॉट को फाइंड करने के बाद में, उसके बाद में आगे उसको ढंग से टैकल करके चलना चाहिए और सारी अपॉर्चुनिटी को क्रैब करना, सारी अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से बोला गया। तो देखिए अगर इस तरीके से अप्रोच लेके चलेंगे तो तभी एक अच्छे लेवल पर चीजें हो पाएंगी, एक प्रोफेशनलिज्म आ पाएगा। तो ये बोला गया कि इंडियन पुलिस को भी अपनी इमेज सुधारनी चाहिए। सबसे पहले तो इमेज ही गंदी बनी हुई है, तो उसके बाद में फिर आगे प्रोफेशनलिज्म पे भी वर्क करना चाहिए। आप लोग अगर चाहें तो पुलिसिंग को सुधारने के लिए कुछ सजेशन देना चाहें तो क्या सजेशन देंगे? जैसे कि बहुत से आप लोगों में भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी होगी और फेस नहीं किया तो अपने आसपास देखा होगा पुलिस का रवैया। अगर आप लोग चाहते हैं कि किस तरीके का चेंज होना चाहिए तो उसके बारे में आप लोग सजेशन दे सकते हैं नीचे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये देखिए भंडार से रिलेटेड है, मतलब किस तरीके से हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन तो अच्छा खासा होता है पर लेकिन उसका यूज हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उसी के ऊपर ये कंप्लीट आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल में देखिए क्या बोला गया है कि हमारे पास है तो बहुत कुछ पर लेकिन हम उसको ढंग से यूज नहीं करते हैं। तो संजय कुमार जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम ढंग से स्टोरेज बना के चले और ढंग से उसको इफेक्टिवली यूज करें तो प्रॉब्लम को सॉर्ट डाउन किया जा सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कर रहे हैं। मन की बात में भी नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि फूड स्टोरेज की जो फैसिलिटी है, जो फूड वेस्टेज होता है उसको टैकल करके चलना है। नीति आयोग ने भी कई बार इस तरीके की पॉलिसी पे फोकस करने की बात की है कि किस तरीके से ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है, जो फूड लॉस है, फूड ग्रेन लॉस है, उसको किस तरीके से टैकल करके चला जाए। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उससे उसका लगभग 40 से 50% वेस्टेज में चला जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये इस तरीके की प्रैक्टिस हो चुकी है, इसको कहीं ना तो उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। और अगर देखा जाए फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो ये देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 1/3 ऑफ फूड प्रोडक्शन।
ठीक है ना, आज की डेट में जो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और 1.3 बिलियन टन बोला गया ये, और इसमें से मैक्सिमम आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा क्वांटिटी सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलती है अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है सप्लाई चेन की। मतलब खेतों में से तो निकल गया है पर लेकिन वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में ही आधे से ज्यादा बेकार हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है सप्लाई चेन की, कोल्ड स्टोरेज की, तो उस पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। अगर उस पर फोकस देकर चलेंगे तो फिर सिचुएशन काफी हद तक सुधर सकती है। आगे क्या बात बोली गई है देखिए यहाँ पर, अगर हंगर की बात की जाए इंडिया में तो इंडिया की हालत बहुत ही खस्ता है, यहां पर बात की गई है। देखिए जिस तरीके से अगर हम स्टोरेज को ढंग से करें तो बहुत से हंगर आदमियों को खाना मिल सकता है। इसके अलावा क्या है 97 जो है हमारी रैंक है 118 में से, तो लगभग बॉटम में ही है। 2016 की बात की गई है। 20 करोड़ पीपल जो है भूखे सोते हैं और लगभग 17,000 आदमी एवरीडे एक्सपायर हो जाते हैं इन सब चीजों की वजह से। तो देखिए कितनी ग्रेव कंडीशन है, मतलब भूख की वजह से मर जाना। सोच रहे हैं आप एक बार, भूख की वजह से मतलब एक वक्त का अगर खाना ना मिले तो किस तरीके से भूख लगती है, पेट में किस तरीके से चूहे दौड़ते हैं, और भूख की वजह से मर जाना, तो ग्रेव कितनी कंडीशन है ये। लगभग 21 मिलियन टन वीट जो है वेस्ट हो जाता है इंडिया में एवरी ईयर की बात कर रहे हैं। देखिए 21 मिलियन टन कितना ह्यूज है। अगर ये टन इतना जो वेस्ट हो रहा है इसको अगर ढंग से यूज किया जाए तो चीजें सही हो जाए। ओनली 10% फूड को हम स्टोरेज कर पाते हैं, तो बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है अगर देखा जाए। एक तो सबसे बड़ी बात होती है प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग, दोनों ही कोई भी ढंग से नहीं है, दोनों ही में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो किस तरीके से रिसोर्सेज को हमको ढंग से यूज करना चाहिए वो हमको पता ही नहीं है अब तक, और वेस्ट कर देते हैं हम बहुत ज्यादा है। और देखिए एक तो बात ये हो गई, अनाज वेस्ट हो रहा है वो चीज समझ में आती है, पर लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, लॉस ऑफ रिसोर्सेज। उसमें क्या होता है देखिए, अगर कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए व्हीट या चावल कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या बात की गई है 25% जो फ्रेश वाटर है वो यूज होता है इसमें, ठीक है ना। लगभग 30 मिलियन बैरल ऑयल यूज होता है इनमें बनाने में, और जो हम ये इतना ज्यादा यूज करते हैं, ये सब इतना रिसोर्सेज यूज करते हैं, और उसके बाद में फिर क्या होता है वेस्ट हो जाता है वो सब। और इसके अलावा लैंड डिग्रेड होती है, मतलब देखिए हम कितने सारा डिफोरेस्ट करने के बाद में एग्रीकल्चर की लैंड बनाते हैं और उसके बाद में अगर वो वेस्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो लैंड के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या हो रहा है देखिए 3.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है एवरी ईयर। तो कि एक ये बात नहीं है कि बस खाना लॉस हो गया है, तो खाना की वजह से इन्वायरमेंट पे लॉस पड़ रहा है, जमीन पे लॉस पड़ रहा है, हमारे ऊपर खुद के लॉस पड़ रहा है, और आदमी एक्सपायर हो रहे हैं। तो हर एक डायमेंशन में देखने को मिल रहा है, ये कोई एक डायमेंशन की बात नहीं की गई है यहाँ पर, तो हर एक डायमेंशन में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये एक ह्यूज लॉस है, ना कि एक छोटा लॉस है। आगे क्या बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ ला होना चाहिए इस तरीके की एक्टिविटी को टैकल करने के लिए, और सिविल सोसाइटी, प्राइवेट और कम्युनिटी सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए किस तरीके से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। गवर्नमेंट भी अपने ऊपर फोकस देकर चलती है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हम लोग कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अच्छा ये बताइए कि क्या किस रेट पर ये गेहूं और चावल प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, किस किस रेट पर गेहूं और चावल प्रोवाइड करा रहे हैं और कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना, किस मतलब क्या इनका वो रूल है जिसके बेस पर ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये भी बात है देखिए, ये भी कहीं ना कहीं निकल के आता है कि हम लोगों ने फूड राइट भी दे दिया है, पर लेकिन फिर भी आज की डेट में भी बहुत सारे मतलब हमारी कंडीशन, हमारी सिटीजन भी भूखे सोते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि ये सब सिटीजन के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये 2/3 है लगभग, जो हमारी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, तो उसका 2/3 पॉपुलेशन को ये कवर कर रहा है। इसके अलावा भी और कई सारी बातों की ये जिक्र कर रहे हैं। इनिशिएटिव देखिए कई तरीके के इनिशिएटिव ले जाते हैं किस तरीके से जो भूखे हैं उनका पेट भरना है। एक तो चलाया गया इंडियन फूड बैंकिंग नेटवर्क। इंडियन फूड बैंकिंग नेटवर्क की बात करें, देखिए क्या किया जाता है इसके तहत ये किया जाता है कि जिसके पास में सरप्लस फूड है उससे जिसको जरूरत है उस तक खाना पहुंचाया जाए। तो ये इस तरीके का यूज होता है, ये कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर काम कर रही है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। देखिए आज की डेट में मान लीजिए आप खाना लेकर भी आते हैं होटल से या कहीं से भी, तो क्या करते हैं ज्यादा लेके आते हैं और फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। एक बार उसके बारे में सोचिए, जिसने एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसको हम तो जरा सी देर में डस्टबिन में डाल देते हैं, तो कम से कम आदमी को नहीं, कम से कम उसको जानवरों को ही खिलाया जाए, गाय को खिला दिया या फिर कुत्ते रहते हैं गलियों में उनको खिला दिया, डस्टबिन में डाल के तो उसको बिल्कुल बेकार कर दिया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी देखिए ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, अर्जेंट नीड है इसके बारे में सोचने, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन चुकी है आज की डेट में। सरप्लस फूड होते हुए भी हमारे यहाँ पर हमारे जो सिटीजन है और कंट्री में जो सिटीजन है भूखे सो रहे हैं। तो हंगर और फूड को अगर देखा जाए तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जो फूड वेस्टेज है अगर हम उसको रोक दें तो हंगर बंद हो जाएगी या बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक खराब करेंगे तो दूसरा ज्यादा बढ़ेगा। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो हंगर को किस तरीके से हमको कंट्रोल करके चलना चाहिए, फूड वेस्टेज को सबसे पहली बात है चैनलाइज करना चाहिए। तो वही बात निकल के आती है। तो मिलियंस ऑफ जो हंगर पीपल बचते हैं, और अगर उसको ढंग से, अगर देखिए सबसे बड़ी बात वही आती है यार घूम फिर के मेरे हिसाब से, तो अगर हम फूड सेव करना स्टार्ट कर दे तो उसको ढंग से यूज भी किया जा सकेगा, और ढंग से यूज किया जा सकता है। तो फिर वही दो सिक्के के पहलू वाली बात आती है।
ठीक है ना। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि बिना वेस्ट किए हुए हम उसको, जो हंगर पीपल है उनको सही नहीं कर सकते और हमारी इकोनॉमी और प्लानट जो है उसको बचा नहीं सकते। तो आप लोग भी देखिए प्रण लीजिए कि कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना है, प्लेट में उतना ही खाना लेना है जितना आप लोगों को यूज करना है, वरना फालतू में आप खाना वेस्ट करेंगे तो आपकी वजह से कोई दूसरा आदमी भूखा सोएगा। तो ये जब भी खाना वेस्ट करे तो कम से कम माइंड में ये सोचे कि मैं खाना वेस्ट कर रहा हूं तो कोई भूखा भी सो रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा भी स्टेप आप अपने माइंड में लेना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा हमारी सोसाइटी में। देखिए पेज फर्स्ट और आगे भी गेम वाले पेज पर भी ये न्यूज है, रोजर फेडरर के बारे में है। इन्होंने अपना 8वां ये ग्रैंड स्लैम जीत लिया विंबलडन, ठीक है ना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है जिस तरीके से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं किस किस कंट्री में कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। और उनका आप लोगों को कई बार क्या आता है, मैच करने के लिए आ जाता है उनकी कंट्री भी, और कई बार मैच ये भी आ जाता है कि उनको लगाओ कि सबसे पहले कौन सा होता है उसके बाद में कौन सा होता है, मतलब उनको डेट वाइज भी लगाओ, मतलब मंथ वाइज लगाओ कौन कौन सा होता है। तो चारों बताना है किस किस कंट्री में कौन सा होता है। विंबलडन तो ये हो गया कहाँ पे, ये हो गया यूके में होता है, ठीक है ना। तो ये लंदन से रिलेटेड हो गया। इसके बाद में जो 3 बच गए आप लोगों को बताना है कौन कौन सा होता है किस किस टाइम पर होता है, ठीक है। तो ये देखिए इनके यहाँ पर ग्रैंड स्लैम दे रखे हैं, तो ये इनका 8वां हो गया है, तो सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए तो ये इनका, ठीक है ना। आज की डेट में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले में सबसे ज्यादा में जो है वो रोजर फेडरर है, दूसरे नंबर पे राफेल नडाल है, ठीक है। तो उनके 15 हैं, पहले नंबर पे 19 है इनके। तो देखिए बादशाह तो यही है, बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये देखिए गिद्ध के बारे में जिक्र किया गया है, इजिप्टियन वल्चर गिद्ध बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो व्हाइट गिद्ध की बात की गई है यहाँ पे। तो ये देखिए एक तो एंडेंजर्ड है, पर आज की डेट में यहाँ पे क्या बात की गई है, एक गिद्ध ने अंडा दिया है, जन्म दिया है, क्या दिया है, बच्चा जो भी दिया है, अंडा ही देते हैं ये, तो अंडा ही देते हैं। तो जहां पर इन्होंने क्या किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में बात करें, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में ब्रीडिंग सेंटर बना लिया है, ठीक है। तो आज की डेट में जहां पर आदमी रहते हैं, गिद्ध हमेशा देखिए दूर रहा करते थे इंसानों से, पर आज की डेट में वहां पर भी ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं जहां पर इंसान रहते हैं आसपास में। तो ये देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सेफ जगह ढूंढ रहे हैं किस तरीके से रहा जाए। वैसे ही इंडेंजर्ड है इतने ज्यादा, तो आप लोग याद रखना इजिप्टियन वल्चर की बात यहां पर की जा रही है। क्या है ये इंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू द जो इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑफ द नेचर होता है, IUCN की जो रेड लिस्ट का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें इंडेंजर्ड लिस्ट में है ये इजिप्टियन वल्चर। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ओके। ये देखिए इस तरीके की बोट रेस होती है, आप लोगों को याद रखना है चंपाकुलम बोट रेस, ये कुट्टांड केरला में हो रही है, तो हुई थी अभी रिसेंटली। तो इस तरीके कई बार जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस तरीके के फेस्टिवल्स के बारे में भी। पेज 9 पर न्यूज है, देखिए क्या बात की गई यहाँ पर, डबलिंग डाउन द रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना इंक्रीज हुआ है 2007 से अगर देखा जाए, तो वर्ल्ड में देखा जाए तो 102% इंक्रीज हुआ है। चाइना में देखा जाए तो ये देखिए सबसे ज्यादा है, चाइना में कितना ज्यादा हुआ है, ह्यूज इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो 267% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। यूएसए में देखा जाए तो 99, ब्राजील में 51 और इंडिया में देखा जाए तो 116%, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो कम से कम कंपेरेटिवली याद रखना चाहिए हम लोगों को, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो हम इस तरीके से ये एनर्जी का हम भी देखिए बहुत ज्यादा फोकस देकर चल रहे हैं, पर फिर भी उस लेवल पर नहीं है। RBI क्या करने जा रहा है, रिजोल्व करने जा रहा है जो 8 लाख करोड़ का बैन लोन है, जो मालविया टाइप के जो लोन हो गए हैं, तो उनके ऊपर बात की जा रही है। तो बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस की जो बात की गई, रिजर्व बैंक को जो पावर दी गई थी किस तरीके से बैड लोन को टैकल करना है, तो उसमें बोला जा रहा है कि मार्च तक उसमें कहीं ना कहीं स्टेप लिए जाएंगे कि उसको कंट्रोल किया जाए 2019 तक, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग जो एसिड्स होती है, जो नॉन परफॉर्मिंग होगी आज की डेट में, तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसी के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट वाला ये है पेज 18 पर न्यूज है, उड़ता पंजाब जो है आप लोगों ने देखी होगी, जो ये खासकर मतलब ड्रग्स का यूज किया जाता है नशे के लिए, उसके ऊपर ये मूवी बनी थी। तो इसको काफी सारे अवार्ड मिल गए हैं। तो यहाँ पर आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड, और जो ये क्या नाम है इनका, शाहिद कपूर जी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, तो आईफा बोलते हैं इसके अवार्ड की बात यहाँ पर ये की जा रही है, ओके। देखिए ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं, आज के डेट में 28 मेंबर हैं यहाँ पर, और जो करेंसी है वहां पर करेंसी 19 के पास में है, क्योंकि कुछ मेंबर खुद की अपनी करेंसी यूज करते हैं, वो यूरो यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, हमारा कौन सा सैटेलाइट है, जो हमारा ये है इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका दूसरा जो ऑपरेशनल नेम नाविक भी बोल देते हैं इसको,
ठीक है, जो कि ऑपरेशनल है। इसमें क्या है, 7 सैटेलाइट है टोटल, 3 तो जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस है। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद में मैंने मिडास प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। इसको बोलते हैं, देखिए ये जो प्रोजेक्ट आया क्यों था ये न्यूज में, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा था अंटार्कटिका के बारे में, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो, अंटार्कटिका की लार्ज एंड सी सेल के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, सी सेल के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बारे में ये प्रोजेक्ट का हम जिक्र कर रहे थे जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। तो मैनेजिंग, तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये मैनेजिंग इंपैक्ट ऑफ डीप सी रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, मतलब इन्वायरमेंट पे किस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट हमारे चलाते हैं उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उन सब चीज़ों की देख रेख करने के लिए है ये, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये चलाया जाता। तो जो स्टार्ट किया गया था नवंबर में, 3 साल के लिए किया गया था। तो इसी के बेस पर जो अंटार्कटिका वाला एरिया है वहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा था उसका वो देखने के लिए वो हमने देखा था लास्ट टाइम। तो ये वाला एरिया था जिसमें हमने देखा था कि जो बर्फ की लार्ज एंड सी सेल है वो टूट के साइड में जा रही थी, तो उसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट था कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आता है तो चीज़ों को शेयर भी कर दिया करते हैं। अपने अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के फायदे के बारे में भी सोच लेते हैं। आसपास सफाई रखें, पानी को सेव रखें, सेव करें जितना ज़्यादा हो सकता है, और मिलजुल कर रहें सोसाइटी में यार। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।